सो केमिकल बॉन्डिंग की रिवीजन हो रही है, यहाँ पे ध्यान रखिए। केमिकल बॉन्डिंग, सो दिस इज द फोर्थ चैप्टर ऑफ 11th क्लास केमिस्ट्री। देखिए केमिकल बॉन्डिंग किस किस चीजों के साथ डील करता है, पहले ये देखो। केमिकल बॉन्डिंग का मतलब है, अब तक हमने एटम्स के बारे में जान लिया था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से हमने ये जान लिया था कि एटम एक्चुअल में किस प्रकार का होता है। ठीक है, एटम एक्चुअल में किस प्रकार का होता है। सो बच्चों, व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग, इसके लिए मैं बता रहा था कि एटम्स हम जान चुके हैं थ्रू स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। हम ये भी जानते हैं कि जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स हैं वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ये सब बातें हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम से पता चल गई थी। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, वो इन शेल्स के अंदर होते हैं जिनको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक शेल्स, है ना, शेल्स। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शेल्स में पाए जाते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर पाए जाते हैं, ये या तो किसी एटम के द्वारा खींच लिए जाते हैं या किसी एटम के द्वारा शेयर कर लिए जाते हैं। ध्यान से सुनना बातों को, मैंने क्या कहा, या तो ये इलेक्ट्रॉन किसी एटम को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं या किसी एटम से शेयर कर लिए जाते हैं। ये दो चीजें होती हैं एटम्स के साथ। ठीक है, टू मेक देम मॉलिक्यूल, टू मेक देम व्हाट, मॉलिक्यूल। तो क्वेश्चन यहीं से अराइज स्टार्ट होता है, व्हाई एटम्स डोंट लिव इन नेटिव स्टेट। एटम्स जो हैं वो नेटिव स्टेट में क्यों नहीं रहते भैया। वो गाना सुना ही होगा, अकेला ही चला। तो ये अकेले क्यों नहीं चलते, इनको क्या पड़ी है कि ये इसके साथ कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाए। तो देखो यहां पर इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट सेल की बात कर रहा हूं 6 इलेक्ट्रॉन है। इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ध्यान से सुनते हुए चलना भाई, जो नींद में है जाग जाएं। ठीक है, मेरी तबीयत खराब है, इसके बावजूद मैं जोश में पढ़ाऊंगा। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है टू कंप्लीट इट ऑक्टेट, एंड ऑल्सो हाइड्रोजन वांट्स 1 इलेक्ट्रॉन, आइदर वो लूज कर दे या गेन कर ले, टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट। डुप्लेट क्या होता है, ऑक्टेट क्या होता है, अभी बताऊंगा। बहुत से बच्चों को ये बातें पता होंगी, खासकर मेरे कंपटीशन वाले प्यारे बच्चों को, उनको डिटेल में करवाया गया था केमिकल बॉन्डिंग। तो यहां पर देखिए हाइड्रोजन का हमने एग्जांपल ले लिया और यहां पर मैंने ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लिया। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन मैंने ये शो कर दिए। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन मैंने ये शो कर दिए और इसी तरह से ये मैंने हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन प्यारा सा शो कर दिया। ठीक है, और इसी तरह से इस दूसरे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन मैंने ये शो कर दिया। अब ध्यान से देखो हो क्या रहा है, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन शेयर कर रहा है और इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन शेयर कर रहा है। बाय मीन ऑफ दैट इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए मेरे बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कंप्लीट हो गया इसका ऑक्टेट, बस कहानी खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। लेकिन जाते जाते ये क्या कर गया, जाते जाते ये 1-1 इलेक्ट्रॉन इनके साथ भी शेयर कर गया, जिससे कि इनका भी डुप्लेट पूरा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से एक मॉलिक्यूल बना। ये पहली थ्योरी थी, ओल्ड ट्रेडिशन थ्योरी थी, जिसको कहते हैं लुईस ऑक्टेट रूल। लुईस ऑक्टेट रूल, ठीक है, जो ये कहता है कि हर एक एटम टेंड्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट ऑब्लिक में डुप्लेट भी लिख देता हूं क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम के केस में ये होता है, ऑक्टेट ऑब्लिक डुप्लेट बाय डोनेशन ऑब्लिक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ये बातें समझ में आ गई? दिस इज लुईस ऑक्टेट रूल। हमने थोड़ा सा 10th में पढ़ा था, थोड़ा सा 9th में पढ़ा था और अब डिटेल में पढ़ रहे हैं 11th क्लास में। हाँ जी,
तो जो एक सिंपल से स्ट्रक्चर्स में आपको कहता हूं, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ लुईस स्ट्रक्चर CH4 बना लोगे, कार्बन आ जाएगा, उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और उसके सराउंडिंग में HH आ जाएगा, और ये सब जो HH हैं ये इसके साथ म्यूचुअली शेयर हो जाएंगे। ठीक है मेरे बच्चों, मैं क्या कह रहा था, क्योंकि स्पीड में चलेगी क्लास तो जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा। ये तो सिंपल है, ये तो सिंपल है, लेकिन हर एक चीज तो परफेक्ट होती नहीं है। तो लुईस ऑक्टेट रूल में बहुत सी कमियां आई, बहुत सी कमियां तो नहीं, जितनी कमियां आती हैं वो सारी बताएंगे। तो सबसे पहली जो कमी आई थी, इन्होंने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले स्पीसीज के बारे में नहीं कहा कुछ भी कि क्यों वो एग्जिस्ट करते हैं। देखो, इन्होंने कहा था ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, लेकिन स्टिल देयर आर लॉट्स ऑफ मॉलिक्यूल जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल BH3, ध्यान से सुनो, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, आउटर मोस्ट सेल होंगे 3, ये 3 हो गए, और यहां पर आ जाएगा H, यहां पे आ जाएगा H, ठीक है, और यहां पर भी आ जाएगा H। चलो H ने अपना डुप्लेट पूरा कर लिया, लेकिन बच्चों बोरोन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6 इलेक्ट्रॉन। चाहिए कितने थे? 8, लेकिन 8 तो नहीं है, कहां से आएंगे? कोई सुविधा ही नहीं है यहां पर। तो इसका मतलब ये कौन सा स्पीसीज है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। चलो मैसेज देखते हैं, मैसेज देखते हैं, मैसेज देखते हैं। प्रियंका पूछ रही है कार्बन के 4 हाइड्रो, अच्छा अरे रे 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 बाबा, देखो भाई बेटा CH3 कभी नहीं होता, CH3 होता है, पहली बात तो ये समझ लो। CH2 अकेला कभी नहीं होता, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। तो CH यस प्रियंका प्लीज काउंट द वैलेंसी ऑफ कार्बन, यहां पर 4 सेटिस्फाइड है, और यहां भी यहां भी यहां भी इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। ठीक है, यहां भी इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। ये बात समझ में आ गई? यस, वेरी गुड। ठीक है, चलते जाओ, आसान है बोल तो पहले तो ये समझो, देखो एक्चुअली आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, पहले सुन लो मेरी बात। व्हाट इज अ गुड लिसनर? व्हाट इज अ गुड लिसनर एक्चुअली वो क्या होता है? मुझे ये बात है ना कोटा में जाके समझ में आई थी बच्चों। देखिए, एक स्टूडेंट और टीचर का क्या रिलेशन होता है? एक्चुअली कुछ खास रिलेशन नहीं होता। टीचर एक कुछ बातें बोलता है, स्टूडेंट उनको सुनता है, और स्टूडेंट को वो बात तभी समझ में आती है जब वो ध्यान से सुनता है। जैसे कि अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातें सुनी थी ना गीता में। अर्जुन अगर उस टाइम ये सोच रहा होता, भगवान श्री कृष्ण उसको उपदेश दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, और श्री कृष्ण उस टाइम, सॉरी अर्जुन उस टाइम दिमाग में सोचता, यार द्रौपदी इस टाइम क्या खाना बना रही होगी, दाल बनाई होगी या नहीं बनाई होगी, सलाद में उसने खीरा काटा है नहीं काटा, तो उससे क्या होगा? उससे जो श्री कृष्ण जी की जो बातें हैं ना उसके दिमाग में जाएंगी नहीं, और उसके मन में जो डाउट थे रिगार्डिंग हिज एनिमीज वो कभी खत्म ही नहीं होंगे। मेरी बातें समझ रहे हो बच्चों? मीन्स इफ आई एम टॉकिंग समथिंग, इफ आई एम गिविंग सम लेक्चर एंड यू आर थिंकिंग समथिंग एल्स, यार सर तो जो बोल रहे हैं सो बोल रहे हैं, ये चीज कैसे है? तो उससे क्या होगा कि मेरी बातें कभी आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो एक अच्छा आज आपको एक शिक्षा दे रहा हूं, if you are a good listener then you are a good student and your future in a good hand। ठीक है, I'm trying to speak in English, थोड़ी कोशिश कर रहा हूं। तो प्लीज जब मैं आपसे पूछूं एनी डाउट देन यू स्पीक अप, खुल के बोलो सर ये डाउट है अब बताओ, तब आता है मजा। क्या ये बातें समझ में आ गई? देखो ये सब बातें रिकॉर्ड भी हो गई। चलिए आगे चलें, हाथ उठाइए जल्दी से। मैंने पहली कमी क्या बताई? लुईस ऑक्टेट रूल की, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज क्या होती हैं? जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता, स्टिल दे एग्जिस्ट। ये क्यों एग्जिस्ट करती हैं वी विल डिस्कस लेटर ऑन इन दिस चैप्टर। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन सरप्लस स्पीसीज। ध्यान से सुनते हुए चलो, इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रॉन रिच में मैं आपको एग्जांपल दूंगा H2SO4 का। ठीक है, कई बच्चे पूछ चुके हैं ये क्वेश्चन कि सर सल्फर का ऑक्टेट तो ज्यादा हो गया। देखिए ध्यान से, अगर मैं इसका आपको लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, ध्यान से देखते हुए चलना बच्चों। सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। सबको समझ में आ गया? ये 6 इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिए।
इसके बाद हमेशा याद रखा, हमेशा 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 याद रखना, जब भी तुम्हें किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दिखे, ये तो हो गया सेंट्रल एटम, दिस इज द सेंट्रल एटम, लेकिन यहां पर साइड में क्या लग रहे हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ेगा। रीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहां पर देखो, ये ऑक्सीजन एटम मैंने लगा दिया, ये ऑक्सीजन एटम के 6 इलेक्ट्रॉन्स मैंने लगा दिए, ध्यान से देखते हुए चलना, ये रेड पेन से मैं ऑक्सीजन को शो कर रहा हूं, इधर मैंने दूसरा ऑक्सीजन लगा दिया और इधर मैंने इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए, ध्यान से समझते हुए चलना बच्चों, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, ये पेयर है वैसे। और इसको थोड़ा सा सिमेट्रिक बना लेता हूं, थोड़ा सा इसको सिमेट्रिक बना लेते हैं, तो ये हो गया, अरे कहां गई स्क्रीन, यस, तो ये हो गया 3 4 5 6, ठीक है बच्चों, यहां तक किस किस को समझ में आ गया, हाथ उठाए। मैंने ऑक्सीजन के और सल्फर के जस्ट इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट किए हैं। ओके सर, अभी भी और ऑक्सीजन लगेंगे, यहां मैंने ऑक्सीजन लगा दिया और मैंने यहां भी ऑक्सीजन लगा दिया, ठीक है, इसके ये मैंने 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए, 1 2 3 4 5 6, इसके भी 6 बना दिए, 1 2 3 4 5 6। अब देखो, यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि इस ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी, इस ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी, यहां ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड बना है, यहां ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड बनाया है, एक एक इलेक्ट्रॉन इनको मिल चुका है, इनको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन किससे ले लेंगे, हाइड्रोजन एटम से ले लेंगे, इसकी भी वैलेंसी पूरी, इसकी भी वैलेंसी पूरी, इसका डुप्लेट पूरा, इसका डुप्लेट पूरा। लेकिन सल्फर के काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये यहाँ पे तो ये 12 इलेक्ट्रॉन्स पे चला गया रे बाबा, 12 इलेक्ट्रॉन्स पे चला गया। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं एस एटम के पास, मनीष पूछ रहा है सर ये डबल बॉन्ड कहां से आया, अरे भैया 4 इलेक्ट्रॉन आ गए ना बेटा बीच में, एक बॉन्ड बनाने में एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, यहां पर चार इलेक्ट्रॉन आ गए, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना, समझ में आ गई बात। तो जो एस एटम है उसके पास क्या है, ध्यान से बताओ, एस एटम के पास है डी ब्लॉक, हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ के आ चुके हैं। ड्यू टू दिस डी ब्लॉक ये 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है अपने पास। इट्स लाइक अ वेयर हाउस, आप लोग वेयर हाउस से घिरे पड़े हैं तो आप समझ पाएंगे, जब भी कंपनी के पास एक्स्ट्रा सामान आएगा वो कहां पे रख देगा, उन वेयर हाउस में रख देगा जहां से वो कभी भी उठा सके, है ना। तो इसी प्रकार से जहां जहां डी ब्लॉक है वहां वो एटम एक्सेस, अरे मनीष भाई, ये जो सिंगल बॉन्ड है ये इस ऑक्सीजन ने यहां बना दिया, इसके साथ भी तो सिंगल बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन ने अपनी वैलेंसी पूरी कर ली ना, यहाँ जो ऑक्सीजन है उसने यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना लिया और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना लिया। मैंने क्या बोला अभी, यही तो बोला मेरे बच्चे कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, तो जब एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लिया तो बेटा एक ही तो बॉन्ड बनाएगा ना ये वाला एटम। अब बात समझ में आई मनीष, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो मैंने 2 एक्सेप्शन, अच्छा एक्सेप्शन तो केमिस्ट्री में होते नहीं, 2 लिमिटेशंस बता दी, एक लिमिटेशन थी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज और एक थी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, एक और है उसको कहते हैं ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है बेटा, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। होता क्या है ओड इलेक्ट्रॉन, देखो ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहता हूं NH3, इसकी बात करते हैं, ये तो एग्जिस्ट करता है लेकिन NH4 एग्जिस्ट नहीं करता, इलेक्ट्रॉन रिच रिपीट कर दो, बिल्कुल कर देंगे बेटा, मुझे पॉज करनी पड़ेगी वीडियो, ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूं। देखिए NH3 को हम बनाते हैं, सबसे पहले इसका लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5, 1 2 3 और ये 4 5, ध्यान से समझते हुए चलना। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने कितने हैं, 1, इस हाइड्रोजन में भी कितने हैं, 1, और इस हाइड्रोजन में भी कितने हैं, 1।
तो ये देखिए, इस हाइड्रोजन नाइट्रोजन ने शेयर कर लिया, इसने शेयर कर लिया और इसने भी शेयर कर लिया, और ये बच गया एक एक्स्ट्रा पेयर। दिस इज द पेयर, आगे जाके बताऊंगा इसको लोन पेयर कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन पेयर में ज्यादा स्टेबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो हैं पेयर में ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो ये रह जाएगा, ये एग्जिस्ट कर जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा कर देता, ये H दे दिया, ये H दे दिया और ये H दे दिया, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 7 और ये 8, ऑक्टेट पूरा हो चुका है। लेकिन चलो एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया किसी को, ये दे दिया, देखो दे दिया ना, ये दे दिया, ठीक है, ये दे दिया, तो यहां पर बच्चों ये एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। इस एक इलेक्ट्रॉन को कहते हैं ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। क्या कहते हैं? ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसी। ऑल्दो ये वाला तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये वाली चीज तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो क्या करेगी? अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, वो आगे जाके बताऊंगा क्यों कोई अपना लोन पेयर दे देता है, वो आगे जाके बताऊंगा। लेकिन कुछ स्पीसी ऐसे होते हैं बच्चों जो ओड इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपका होमवर्क होगा, आज का होमवर्क होगा, फाइंड देम। ज्यादा नहीं होते, नाइट्रोजन के ही कुछ कंपाउंड होते हैं, N2O3 हो गया, इस प्रकार के, जहां नाइट्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है जिससे कि वो डाइमराइजेशन कर लेता है। क्या ये बातें समझ में आई? हाँ या ना? यस। जैसे कि मैं NO की बात करूं, NO की बात करूं तो ध्यान से देखो क्या होगा। NO का वैसे तो स्ट्रक्चर ये होता है, ये लोन पेयर इधर चला जाएगा, लेकिन इसके बाद भी यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, ये इसको डाइमराइजेशन की तरफ ले जाता है मेरे बच्चों। डाइमराइजेशन मतलब एक और NO आएगा और ये बना लेगा मिलकर N2O4, है ना? तो ये इस प्रकार की स्पीसीज को कहते हैं ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। एंड ये भी लुईस का क्या था, वो था, लिमिटेशन थी। यहां तक बात किस किस को समझ में आ गई? तो देखिए क्या क्या करना है तुम्हें। अभी तक क्या क्या किया है? तुमने समझे हैं लुईस स्ट्रक्चर, तुमने समझे हैं लुईस स्ट्रक्चर, और साथ ही साथ क्वेश्चन कहां से आएगा? तुम्हें मैं एक मॉलिक्यूल दूंगा और कहूंगा ड्रॉ इट्स लुईस स्ट्रक्चर, ड्रॉ इट्स लुईस स्ट्रक्चर। और साथ में ये भी पूछ सकता हूं, हाँ जी ये एक न्यूट्रल स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, या ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है? न्यूट्रल का मतलब है जिनका ऑक्टेट कंप्लीटली फिल्ड हो, वो न्यूट्रल है। क्या ये बातें समझ में आ गई सबको? जल्दी से बताओ बेटा। स्पीड थोड़ी सी ज्यादा ही रहेगी इस चैप्टर की क्योंकि हमारे पास रिवीजन का टाइम कम है। वेरी गुड। तो देखिए लुईस सिंबल्स तक ये हमारा हो चुका है। लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन। लेट्स मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। अब मेन चीज तो हमारी बॉन्डिंग ही थी, और जब तक हम बॉन्डिंग नहीं पढ़ेंगे तब तक कैसे काम चलेगा? तो देखो भैया, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग करते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में सबसे पहली बात, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में आप देखिए, वैसे तो हमारे पास एक होता है आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, एक हमारे पास होता है कोवालेंट बॉन्ड, फिर हमारे पास आएगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अभी रुक जाइए बच्चों, मैं आपके मैसेज के अभी रिप्लाई करूंगा। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, फिर उसके बाद इसी को डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड। फिर हमारे पास आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो मेनली हमारे पास इतने प्रकार के बॉन्ड होते हैं। हाँ, ये बेटा मॉलिक्यूल के बीच में है, इस बात को हमेशा याद रखना कि ये जो बॉन्ड्स हैं वो मॉलिक्यूल के बीच में हैं। और जो हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन या वंडरवॉल इंटरेक्शन, कोई भी लंदन फोर्स, वो किसके बीच में थे? वो मैटर के बीच में थे, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में थे। और ये एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम के बीच में है। क्या ये बातें समझ में आई? चीजें क्लियर हो रही है ना? देखो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। यहां पर Na ले लिया और यहां पे मैंने Cl ले लिया। इन दोनों के बीच में क्या होगी? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, और एक जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा? ध्यान से समझो, वो बॉन्ड बनेगा आयोनिक बॉन्ड, है ना? दिस इज आयोनिक बॉन्ड। और ये NaCl, ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छी बात बताऊंगा,
ये NaCl पे पॉजिटिव आ गया और इस पे क्या आ गया, Cl पे माइनस आ गया। अब ये पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और क्लोरीन नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ध्यान से समझते हुए चलना, और क्लोरीन नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा जस्ट बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इधर वाले क्लोरीन नेगेटिव को भी अट्रैक्ट करेगा, इसके नीचे वाले क्लोरीन नेगेटिव को भी अट्रैक्ट करेगा। तो देखिए एक बात समझ में आ रही है, और ऊपर भी एक क्लोरीन नेगेटिव होगा, तो एक 3D स्ट्रक्चर बन गया। 1 2 3 4 5 6 क्लोरीन एटम्स को इसने अट्रैक्ट किया है। तो ये जो एरो वाला बॉन्ड था, दिस इज आयोनिक बॉन्ड, ये आयोनिक बॉन्ड है। लेकिन इस सोडियम ने जिनको अट्रैक्ट किया है अपनी तरफ, चलो इसको थोड़ा डैश बॉन्ड से दिखा देता हूं, इनको जो अट्रैक्ट किया है, दिस इज नॉट आयोनिक बॉन्ड। ये फिर कौन सा बॉन्ड है सर? दिस इज एक्चुअली डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एक डाइपोल ने दूसरे डाइपोल को अपनी तरफ खींचा है, और ये हम पढ़ के आ चुके हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर, जिसकी वजह से ये सॉलिड फॉर्मेशन कर लेता है। यहां तक बातें समझ में आ गई? तो इस चैप्टर में हम बेसिकली किन बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे? जो दो एटम्स के बीच में होता है, जिससे एक मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होती है। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम आयोनिक बॉन्ड, देन वी विल डिस्कस कोवालेंट, कोऑर्डिनेशन एंड देन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और इन बॉन्ड्स को निर्धारित करने वाली सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। अब मैं आपका मैसेज देख लेता हूं। सर व्हाट इज रिलेटिव स्टेबिलिटी? बेटा बहुत ही गलत जगह पे गलत क्वेश्चन उठा के ला रहे हो। अभी बेटा खत्म हुआ नहीं चैप्टर, इसके बाद हम समझेंगे कि कोई मॉलिक्यूल क्यों स्टेबल होता है। रिलेटिव का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू अदर मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, डोंट वरी। यही तो मैं समझा रहा था थोड़ी देर पहले कि ट्राई टू फोकस ऑन माय वर्ड्स, देन वी विल डिस्कस ऑन द डाउट्स। या चलिए, तो अब पहले हम बात करते हैं आयोनिक बॉन्ड की। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड। सो व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड? देखिए आयोनिक बॉन्ड कब बनता है? व्हेन अ एटम कंप्लीट ट्रांसफर its electron from its outermost cell to some इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम। ठीक है, क्या मतलब है? देखिए सोडियम का एग्जांपल ही लेंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 281। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है मेरे बच्चों, देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में है, ये यहां से निकाल कर एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी कि क्लोरीन जैसे एटम को दे देगा, क्योंकि वहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी। क्या ये बात समझ में आ रही है? एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो ये इसको दे देगा। देने के बाद इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। मैं ये नहीं कह रहा कि पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा, +1 आएगा, और इस पर क्या आएगा? -1 आएगा। देखो अंतर समझो, अगर मैं ऐसा लिखता हूं डेल्टा प्लस, तो इसका मतलब है बहुत ही कम पॉजिटिव चार्ज, पार्शली पॉजिटिव चार्ज। ऐसा लिखता हूं +1, तो मतलब दे चुका है, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे चुका है, ये आयोनाइज हो चुका है। इसको कहेंगे कैटायन, इसको कहेंगे एनायन। ये आयोनाइज हो चुका है, और ऐसा करके ये स्टेबल होना चाहता है, लेकिन स्टेबल बेचारा तब भी नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इस पे क्या आ गया बच्चों? चार्ज आ गया, चार्ज स्पीसीज बन गया ये, और वो तो और ज्यादा अनस्टेबल हो गया, और ये भी क्या हो जाएगा? चार्ज स्पीसीज। अब ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आ जाओ भाई, कहाँ जाएगा तू? मेरा इलेक्ट्रॉन लेके आ जा। तो ये क्या हो जाएगा? NaCl बना लेगा। ठीक है, NaCl बना लेगा। क्या ये बातें समझ में आ गई? यहां तक बातें समझ में आ गई? इस प्रकार के बॉन्ड को कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है बहुत कम होती है, बिल्कुल चिपक जाते हैं, ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होगी इसको तोड़ने के लिए। सब बताएंगे, अभी बताएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये आयोनिक बॉन्ड हो गया। नाउ अब यहां से क्वेश्चन बनेगा कि क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं आयोनिक बॉन्ड बनने की, वो लिख लीजिए। आयोनिक बॉन्ड कब बनेगा और क्यों बनेगा? देखिए नेसेसरी कंडीशंस, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशंस? नेसेसरी कंडीशंस टू बिकम एन आयोनिक बॉन्ड। और है ना, फिर आएगा फजान रूल, और वो सब पे पानी फेर देगा।
टू बिकम ए आयोनिक बॉन्ड। पहले ही लेकिन इसको समझ लो, फजान रूल जब आएगा तब देखेंगे। सो व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन? सबसे पहली कंडीशन क्या होगी? देखो, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, ये हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ के आए थे ना, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ व्हाट? ऑफ कैटायन, है ना भाई। एक कैटायन ही तो है जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो ये हाइड्रोजन है, ये लिथियम है और ये सोडियम है। तो इन तीनों में आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी कम होगी? सोडियम की। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? मतलब अगर मैं कहूं ये बनेगा Li प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये बनेगा Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन और ये बनेगा H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो किसमें एनर्जी हमें कम देनी पड़ेगी? किस केस में हमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी? तो आंसर इज 3। इस केस में हमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्योंकि इसका साइज क्या है? बड़ा है। क्या ये बात समझ में आई? यस और नो? यस और नो? वेरी गुड, शाबाश बच्चों। घबराओ मत, आयोनिक बॉन्ड आज बड़े ही प्यार से बड़ा ही अच्छा समझा दूंगा, टेंशन मत लो। तो सबसे पहले तुम्हें एक कंडीशन समझ में आ गई। अब जो दूसरी कंडीशन है उसके बारे में ध्यान दीजिए। दूसरी कंडीशन क्या है? हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है, ध्यान से समझना इस बात को, ये मेरा क्लोरीन भाई है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन आया, आजा आजा, इलेक्ट्रॉन आ गया। अब आने के बाद क्या होगा? एक बॉन्ड बनेगा ना, समझते हुए चलना। इस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा ना, इस बॉन्ड को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, बॉन्ड बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी बॉन्ड बनता है तो उसके लिए एटम को एनर्जी निकालनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? एनर्जी निकालनी पड़ती है। और ये एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना इलेक्ट्रॉन जल्दी आएगा। ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ध्यान से सुनो, ये तो दे रहा है, और जो ले रहा है वो जल्दी से लेगा या नहीं लेगा उस पर भी तो डिपेंड करता है ना। एक इसने अपना एटम क्लोरीन को दिया और एक इसने अपना एटम एल्यूमिनियम को दिया, दोनों में से कौन लेना पसंद करेगा? क्लोरीन। क्या ये बात समझ में आ गई? तो इसीलिए Na और Cl के बीच में आयोनिक बॉन्ड बनेगा। तो यहां भी जरा बात कर लेते हैं, साइज पे थोड़ा सा यहां भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, एक है छोटा एटम जिसका न्यूक्लियस साफ साफ दिखाई दे रहा है, और एक है बड़ा एटम जिसका न्यूक्लियस हमें साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। तो कौन सा एटम जल्दी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा? जिसका न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। आजा भाई, छोटा साइज है तो ये जल्दी ले लेगा और ये थोड़ा सा देर में लेगा। इसका मतलब आयोनिक बॉन्ड ये जल्दी बनाएगा, ये नहीं बनाएगा। तो यहां पर एक समराइज कर दूं, कैटायन का साइज बड़ा होना चाहिए आयोनिक बॉन्ड के लिए और एनायन का साइज छोटा होना चाहिए आयोनिक बॉन्ड के लिए। ठीक है, अब इसमें एक ट्विस्ट आएगा मेरे बच्चों, ट्विस्ट। ठीक है, और वो ट्विस्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। यहां तक आपने समझ में आ गई बात? और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लैटिस एंथैल्पी। आज थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए मैं इतना ही पढ़ा पाऊंगा। आज का ये लेक्चर मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा शाम को, आप वहां से भी देख सकते हैं और इतना पढ़ सकते हैं। क्या ये बातें समझ में आ गई? पेपर के बारे में अभी कुछ पता नहीं है बेटा, स्कूल में होंगे कहाँ होंगे, मैं उसके बारे में बताऊंगा। कल क्लास नहीं होगी। हाँ प्लीज प्लीज, मैं सुन लो, मैं कल छुट्टी पे हूँ, कल क्लास नहीं होगी, कल मेरा पेपर है। ठीक है, वी विल मीट ऑन मंडे। प्लीज पढ़ लें इसको जितना हो सके।